थ्रीवेज मीडिया या वृत्तसंस्थेच्या थ्रीवेज मीडिया टीव्ही यातील परिवर्तनाचे शिलेदार या सदरात आज आपण आयुष्यमान डी.बी. जायस्वाल साहेब यांची मुलाखत घेत आहोत. त्यांचा जीवन प्रवास, प्रशासकीय प्रवास, संघटनात्मक प्रवास आणि या तीनही क्षेत्रात प्रवास करत असताना एकूण या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगाने असलेला त्यांचा व्यासंग, या सगळ्याच मुद्द्यातून आपण त्यांच्याकडून आपल्या सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीचा गाभा जाणून घेणार आहोत. डी.बी. जायस्वाल साहेब, सर्वप्रथम मी आपलं थ्रीवेज मीडिया टीव्हीत स्वागत करतो. साहेब, मी सर्वप्रथम तुम्हाला असा प्रश्न करणार की आमच्या प्रेक्षकांसाठी डी.बी. जायस्वाल यांचा सुरुवातीचा जो संघर्ष आयुष्याचा तो नेमका कसा राहिला याचा आम्हाला थोडक्यात परिचय द्यावा. सर, आम्ही ॲक्च्युली आमचे जे परिवार आहे ते उत्तर प्रदेशातून आम्ही मुंबईत कमाई करण्यासाठी आमचे आजोबा इथे आले होते. नंतर वडिलांचं शिक्षणसुद्धा आजोबाने जेव्हा बघितलं की तिथे ज्या जाती व्यवस्था आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत तिथे मिळत नव्हत्या, तर वडिलांनासुद्धा ते मुंबईत घेऊन आले आणि मुंबईचं शिक्षणसुद्धा इथेच झालं. वडील माझे 10वी शिकल्यानंतर इथे पोस्टात कामाला लागले आणि त्यानंतर त्यांचा प्रयत्न चालू राहिला आणि त्यांना न्यू कस्टम हाऊसमध्ये त्यांना मग नंतर क्लर्क या पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. तिथून त्यांनी प्रगती केली आणि बाबासाहेबांचा संपर्क जेव्हा ते शिकत होते 1956 साली बाबासाहेबांचं त्यांनी दर्शनसुद्धा घेतलं होतं आणि त्यातून त्यांना जी स्फूर्ती आणि कार्य करायची जी हौस आली ती इथपर्यंत आली की त्यांनी काम करताना प्रत्येक वर्षात जी 1 महिन्याची सुट्टी मिळायची ते स्वतःच्या गावी जाऊन, म्हणजे उत्तर प्रदेशात, बाबासाहेबांचे विचार प्रत्येक गावात खेड्यात जाऊन बाबासाहेबांची जयंती म्हणून ते साजरी करायची आणि त्यातून बाबासाहेबांचा विचार एवढा पसरत गेला. नो डाऊट त्याबद्दल बरेचसे लोक होते. बुद्धप्रिय मोरे आपण नाव ऐकलं असणार त्यावेळेला, त्यांचं पण त्यांचे बरोबर त्यांनी काम केलेले होते. तर हे परिवारापासूनच आमचं हे सुरुवात झालेली आहे, बाबासाहेबांची जी शिकवण आहे. आणि मुंबईत असताना जो बाबासाहेबांचा विचार आहे आणि हे अख्ख्या देशासाठी मुंबई ही एक प्रकारची प्रत्येक गोष्टीत एक गाईड असते आणि त्या गाईडचा उपयोग झाला की जेव्हा पहिली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची 12 सीट तुम्हाला माहीत असेल की लखनौमध्ये आली, तर हे आझमगड डिस्ट्रिक्टमधून आम्ही आलेलो होतो. त्या डिस्ट्रिक्टमधनं हे जे प्रकार होते त्या प्रकारची चळवळ प्रत्येक गावात माझे वडील जाऊन तिकडे हे करायचे, बाबासाहेबांची शिकवण द्यायची. भले 10, 20, 25, 50 माणसं जमले तरी प्रत्येक 1 महिन्याची सुट्टी घेऊन प्रत्येक गावात जाऊन त्यांनी जयंती साजरी केलेली आहे आणि त्यातून बाबासाहेबांचा विचार पसरवलेला आहे. त्यानंतर आम्ही इथे शिक्षण आलो. त्यांनी परिवाराकडे दुर्लक्षसुद्धा केला बरेचसे, पण कस्टममध्ये असतानासुद्धा नेहमी ते एक गोष्टी सांगायची की बेटा, मला ही सफेद वर्दी मिळाली, या सफेद वर्दी मला कुठल्या प्रकारची डाग नको आहे, म्हणून आपण जेवढं कमवतो आहे त्यात आपण समाधान मानलं पाहिजे आणि तुम्ही शिकल्यानंतर तुम्ही मोठे होणार आणि हे पैसे जरी आज दुसऱ्या मार्गाने जरी आम्ही कमवलं तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही आणि आपला परिवार पुढे जाणार नाही. ती शिक्षा माझ्या वडिलांची आत्तापर्यंतची होती. त्यानंतर आम्ही मुंबईत शिकलो. BSc मी KJ सोमय्या कॉलेजमधून शिक्षण घेतला. नंतर युनियन बँकेत कामाला लागलो आणि वडिलांचा या प्रकारचा जो कार्यक्रम होता इथे आमची या संघटनेमध्ये जेव्हा मी कामाला 1984मध्ये लागलो तेव्हा स्वतःहून मी या संघटनेमध्ये जे आज आपण इथे बघतो आहे, स्वतःहून न कुणाला बोलवता, मला एक इच्छा होती, ती घरची अशी एक संस्कृती होती, त्यामुळे स्वतःहून मी उडी मारली आणि त्या आपले जे काम करत होते त्यावेळीचे बरेचसे आपले चांगले मित्र इथे ती चळवळ डॉक्टर कडकांचा नेतृत्वाखाली इथे ती चळवळ आपली बाबासाहेबांची चालू होती, त्याला मी जॉईन केला आणि अक्षरशः म्हणजे छोट्याशा वयापासून मी ही सुरुवात केलेली आहे. आणि आमचे जे आज साथीदार आहेत खूप चांगल्याने युनियन बँकेत बरेचसे लढा दिला आम्ही. 1983 साली युनियन बँकेत जेव्हा नॅशनलाइज झाला आणि 1978 आम्हाला ही जी आरक्षणाची सवलत मिळाली, त्यानंतर D.R. मानेसारख्या माणसाने इथे सुप्रीम कोर्टात पहिल्यांदा केस टाकली होती. त्यांचं म्हणणं होतं की जे बाकीचे पोस्ट आहेत, म्हणजे तेव्हा अलाउन्स कॅरिंग पोस्ट असायची, त्याच्यात आम्हाला कुठल्या प्रकारचं रिझर्वेशन किंवा आरक्षण मिळायचं नाही. भेदभाव हे समाजाचा आज काय पहिल्यापासून चालत आलेला हा मोठा भाग होता आणि त्यावेळेला जास्तीत जास्त होतं. तेव्हा मानेसाहेबांनी सुप्रीम कोर्टात केस टाकली. नंतर ती चळवळ अजून मोठी होत गेली. ते उपोषणाचं त्यांनी बरंच काय प्रयोग केला आणि त्याच्यातून मॅनेजमेंटला युनियन बँकेत ही जी चळवळ आहे ती फार मोठी म्हणजे वाढत गेली.
याच्यात काय म्हणता दुमत नहीं है। त्यानंतर फिर से जब ये सब चीज़ें होने लगी और सब लोग इसमें काम करते थे, पूरे दिल से काम करते थे, जब भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसी भी तरह से आरक्षण को या बाबा साहेब की नीतियों को किसी प्रकार से छूने की कोशिश की, तो उसका पूरी तरह से जवाब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा दिया है। खासतौर पे ये बात होती है जायसवाल साहब की, जब भी ऑल इंडिया लेवल पे SC/ST कम्युनिटी इकट्ठी होती है किसी एसोसिएशन के द्वारा या संगठन के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा उनमें एक सवाल अहम जो होता है कि उनकी पहचान नेशनल नहीं होती। जैसे किसी एक जाति की पहचान नेशनल हो जाती, वैसे है ये जातियाँ जो है SC/ST कम्युनिटी में बटी हुई, इनकी नेशनल पहचान नहीं है। तो सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत आती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जातियों को SC कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, वो दिक्कतें आपको ये SC/ST एसोसिएशन में, यूनियन बैंक एसोसिएशन में कभी आपको नजर आई? मेरे ख्याल से इस पे बारे में मेरा एक स्पष्ट मत है कि आपका नेतृत्व तो बहुत कुछ आप पे निर्भर करता है। जब आपके सदस्यों में ये डर नहीं रहेगी कि मेरा नेतृत्व तो बहुत गंभीर है और मुझे न्याय देगा, तो लोग अपनी जाति डिस्क्लोज करने में, मेरे ख्याल से आपका वो कहने का उद्देश्य है कि लोग खुद करके आपको इंट्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं। जब आपका नेतृत्व एक बहुत इम्पोर्टेंट और निस्वार्थी रहता है, तब लोग अपने आप उत्स्फूर्तपन से कहते हैं साहब मैं इस जात का हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो वो हमें नेतृत्व पहले निर्माण करना है। आज हम देख रहे हैं कि समाज में स्वार्थीपना का जो चल रहा है, उसके तहत लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं लेंगे, लोग खुद आगे नहीं आते। लेकिन ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो जो आप में कमियां, जहां भी आप काम करते हैं, हम छोटी संगठन में काम करते हैं, लेकिन हम ये प्रूव करते हैं कि अगर कोई न्याय मिलना है तो हमारे इस संगठन की तरफ से ही उस SC और ST को मिलेगा। वो कहाँ से आया है, क्या नाम रखता है, ये अलग बात है। और हमारा जो अनुभव है पर्टिकुलर, यहाँ पर लोग खुद जुड़ते हैं हमसे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमारे लोग ऐसी जगह पे जाए कि जो मार की जगह हो या काफी महत्वपूर्ण हो। भारत में 1969 में शायद बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया। यस 19 नवंबर 19। हाँ, इसके तहत एक अपेक्षा थी कि SC/ST कम्युनिटी को उनके विकास से बैंक का कुछ संबंध जुड़ जाए। आप एक एसोसिएशन के लीडर के नाते ये जो नेशनलाइजेशन का जो एम रहा, जो उद्देश्य रहा, और SC/ST एसोसिएशन जो आज कर रही, 3 मुद्दों पे खास तौर पे लड़ाई हो रही है, शायद ट्रांसफर की, शायद प्रमोशन की, या शायद अपॉइंटमेंट की। इसके अलावा ये नेशनलाइज का जो मिशन है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, इस पे एसोसिएशन क्या काम करती है? सर्वप्रथम मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सभी के लिए बैंकिंग क्षेत्र में एक अवसर उपलब्ध कराया। लेकिन इस देश के जो प्रथा रही है, इसको भी देने में आप देखेंगे कि 19 नवंबर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए 1978 से सही रूप में हमारे लोगों का रिजर्वेशन देके बैंकों में लाया गया। एक तो एक बात रही। उसके बाद में भी उसमें कई तरह की अड़चनें लगाई गई कि कम से कम फ़ायदा इनको कैसे पहुँचे, जिससे कि ये टॉप मोस्ट पोस्ट पर नहीं पहुँच सकें। ये हर जगह यही चलते आ रहा है। हमारे पास प्रावधान रहते हुए भी हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, किसी न किसी बहाने वहीं पर रोक दिया जाता है कि हमें, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा आदमी अगर ऊपर बैठेगा तो हमें न्याय ज़रूर देगा, चाहे वो कितना भी सोच उसकी जिस भी तरह की रही हो। लेकिन एक आदमी को इस तरह से, हमारे आदमियों को अक्सर इस तरह से मजबूर किया जाता है कि वो किसी के मेहरबानी से ऊपर आए हुए हैं। इस तरह की जब उसमें प्रवृत्ति आ जाती है तो उसका जो मेन स्ट्रीम से काम रहता है वो हट जाता है। हमारे बैंक में जो है भी इस तरह के लोग होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँ कि अगर पॉलिटिकल व्यू लेना जाए तो कई पार्टी जो बाबा साहेब के विचारों से भिन्न काम करती हैं, उसमें भी हमारे लोग MP MLA बनकर आते हैं। लेकिन क्या हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि बाबा साहेब के अनुरूप काम करेंगे? यही हाल हर जगह पर है। ये हाल हर क्षेत्र में है कि कुछ गिने चुने लोगों को अपना प्रतिनिधित्व बनाकर वहाँ पर दिखाने के लिए तो कर देते हैं, लेकिन वो हमारी समाज से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और उस समय ऐसी संगठनों का काम शुरू होता है कि हमें
सही रूप में जो हमारा आदमी है उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। दूसरा, राष्ट्रीयकरण से फ़ायदा ऐसे हुआ है कि हर क्षेत्र में जो भी हो गवर्नमेंट एक तरह से बाध्य हुई, और उस समय की हमारी नेशनल पहचान के कुछ लीडरान थे, भले वो बाबा साहेब के विचारों से अपने स्वार्थों के लिए भिन्नता रखते रहे होंगे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं से सोशल एक योगदान था कि हमारे लोगों को इस देश के जो बैंकों का फ़ायदा मिले। उसके लिए उन्होंने कई तरह के प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र और चीज़ बनाई, जिससे बैंकों को एक आंकड़ा तो देना पड़ता है, लेकिन वो आंकड़ा पूरी तरह से, मैं कहता हूँ, बैंकों द्वारा जो दिया जाता है वो झूठा है। अगर 40% प्रायोरिटी सेक्टर का जो योगदान है बैंकिंग क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए, और उसमें से 10% SC/ST को जरूर ही जाना चाहिए, लेकिन वो 10% सही रूप में जाता नहीं है, उसका मुश्किल से 1-2% जाता है। और ये जो हुआ, लेकिन कम से कम हम ये समाधान करेंगे कि जब जब लोग जानकार हो रहे हैं तब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब द्वारा बताई गई जो शिक्षा का अधिकार है, सबसे पहले हमारे लोगों को बहुत ज़रूरी है, और वो जब जान जाएंगे अपने अधिकारों को तो बैंक को हर तरह से अपना फ़ायदा लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। पूरी तरह से कई सुविधाएं हैं जो हमारे लोगों को पता नहीं है, और हम जब अधिकारी रूप में काम करेंगे, जैसा कि आपका प्रश्न है कि हम अगर बड़े हो जाएं तो हम क्या दे सकते हैं, हम उनको उन सुविधाओं को बैंक के नियम के तहत, मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है कि हम बैंक के नियम को तोड़कर किसी तरह से उनको, अगर बैंक के नियम के तहत भी उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो हमारा समाज कई गुना उससे आगे पहुंच जाएगा, और जो कि सही रूप में होता नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी, उसके लिए कारण है कि हमारे लोग उस पद तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उस पद तक नहीं पहुंचने के लिए आपको अगर मैं बताऊं तो बैंक में भी कई तरह के रोड़े लगाए जाते हैं, जैसे आरक्षण को पूरी रूप से लागू नहीं करना, और हमारे बैंक में क्लरिकल पद के ऊपर आरक्षण नहीं है। आज अगर मैं मुख्य प्रबंधक के रूप में यूनियन बैंक में काम करता हूं तो खाली अपनी काबिलियत और उनको परीक्षा में, हर परीक्षा में, इंटरव्यू में पास करने के बाद में यहाँ तक आया हूँ। मैंने किसी भी या कोई भी हमारा भाई आज तक स्केल 4 तक आरक्षण, यानी स्केल 1 के बाद में किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है। और जब ऐसे लोग आते हैं और इस विचारों को लेकर आते हैं तो मेरा मानना है कि उनको कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा की जाती हैं, रोकी जाती हैं, जिससे कि उसको पूरा ना हो। क्योंकि और दूसरी तरह के लोगों का, मैंने जो दूसरी श्रेणी को लोगों को आपको मैंने बताया कि ऐसे लोगों को आगे किया जाता है जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है। व्यक्तिगत प्रोग्रेस, वो साहब बन गए, चीफ मैनेजर बन गए, जनरल मैनेजर बन गए, लेकिन उनका समाज का जो योगदान है होता है शून्य होता है। तो इन चीज़ों को हमारे भाइयों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, और इसे रोकने के लिए जो भी भरसक प्रयत्न है जरूरी है। आप एक संगठन के तौर पे जो लड़ रहे हैं, खासतौर पे एसोसिएशन के संदर्भ में मेरा सवाल रहेगा कि काफ़ी हद तक यूनियंस को जो रियायतें मिलती है या जो छूट मिलती है या जो कुछ सहूलतें मिलती है वो किसी भी एसोसिएशन को नहीं है, और माना यह जाता है कि शायद एसोसिएशन के बजाय यदि SC/ST यूनियन अगर हो जाए तो ये ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। आपको क्या लगता है? इसमें मेरी थोड़ी सी आपसे राय यह है कि हमारा जो परसेंटेज है हर जगह पर, वो हम 22.5% से ऊपर नहीं है, और 22.5% होने के बाद में यूनियन बनाकर जो बैंकों में जो नियम है कि मेजॉरिटी एसोसिएशन के साथ में भी किसी तरह का निगोशिएशन होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि अपने कई भाई बरगलाए गए हैं, मेजॉरिटी जो है उनका विश्वास अपने लोगों पे ना होकर दूसरों पे बहुत बार ज़्यादा होता है, तो कई तरह की मेंबरशिप लेते हैं। तो यूनियन बनाने के बाद में शायद हमें जो करना चाहिए या मेजॉरिटी के रूप में निगोशिएट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और शायद मेजॉरिटी में हम नहीं आए अगर प्योरली हम SC/ST की यूनियन बनाते हैं। 22.5% से हम मेजॉरिटी पे नहीं आ सकते, क्योंकि 77.5% वो अलग हो जाता है पूरी तरह से, तो उसमें बहुत मुश्किलें आएंगी। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो एसोसिएशन, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन को मिला हुआ है, उसको अगर हम ठीक ढंग से मानते हैं और पालते हैं और मैनेजमेंट से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो उतना ही अपने लोगों को संरक्षण और आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। लेकिन हम उसमें भी ईमानदार नहीं है। सबसे दुख की बात है, आज तक हमारे ही बैंक में हमारे ही लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसको कहीं दूर करके अगर ये एक संगठन होकर रहें तो उनके लिए बहुत बड़ा धोखा है। और इसका उदाहरण हमारी मुंबई यूनिट बहुत अच्छी है कि आज मेरे पास जो छोटे मोटे आप ट्रांसफ़र से बात किए,
पॉलिसी मैटर में हमारी ऑल इंडिया पार्टिसिपेट होती है, उसके लिए भी योग्य क्षम, मेरा मानना है कि लीडर जो होना चाहिए वो इतना योग्य होना चाहिए कि आपके जो मुद्दे हैं प्रभावी रूप से मैनेजमेंट के गले उतार सके। और ये होता नहीं है, इसलिए हम कई बार अपनी पॉलिसी मैटर में पीछे रह जाते हैं। और पीछे रहने का दूसरा कारण मैं और आपको बताऊं कि भले हम, जैसे आपने कहा कि यूनियन बनानी चाहिए, हमें यूनियन की आवश्यकता मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है कि हम हर निगोशिएशन में जितनी भी पॉलिसी बनती हैं उसमें हमारा पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है। हमारा एक प्रतिनिधि वहाँ पर बैठता है, लेकिन हम करते क्या है, वहाँ पर जाने के बाद अपना मुंह बंद करते हैं। जो हमारे खिलाफ में पॉलिसियाँ बनती हैं हम उस पर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए हमारा जो लीडर होना चाहिए, हमारा जो प्रतिनिधि होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि वहाँ पर डट कर अगर अपनी सवाल रखे, मेरे ख्याल से बाकी की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत मेहनत है। लोग का जो एक प्रचार हो जाता है कि यूनियन बनाने पे ये पार्टी भला जाति की है, इसके लिए इसमें नहीं ज्वाइन करना है। और लोगों का आपको पता है कि हमारे ओबीसी भाइयों का और वो ऊपरी वर्ग का तो कहना ही नहीं है, उसमें माहिर है, वही हमारे दुश्मन हो जाते हैं। तो हम कैसे उसमें संभव हो पाएंगे? और फिर अपनी ताकत को हम, हाँ ये बात सही है कि हमें इनडायरेक्टली हम उनको आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, उससे कहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए सक्षम पर्याय तो आपको देना पड़ेगा। अब पर्याय संगठन के रूप में ही मिल सकता है। 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन लागू कर दिया गया, उसके बाद और उसके पहले SC/ST कर्मचारी अधिकारियों के कुछ सवाल जो या जो समस्या है उसमें कुछ बदलाव आया उससे पहले उसके बाद? बहुत तो नहीं आया, मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ज़रूर आया है। जागरूकता के कारण थोड़ा बहुत ज़रूर आया है, लेकिन मुझे इसमें एक बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आज हम अपनी भावी पीढ़ी को उस चीज़ के लिए जागरूक नहीं कर पाए हैं। आज अगर हमारे बच्चे, और मेरे ख्याल से आज तक यानी हमारी जो पीढ़ी थी जिन्होंने जातिवाद का अनुभव किया था, उन्होंने तो उससे लड़ाई की, उन्होंने भरसक कोशिश की कि जहाँ तक हो सके हमारे साथ जो हुआ है हमारे बच्चों के साथ में ना हो, हमारी भावी पीढ़ी के साथ में ना हो। लेकिन हम कहीं पीछे रह गए हैं कि अपनी भावी पीढ़ी को बाबा साहब ने जो सिखाया है, बाबा साहब ने जो दिया है, उसको उनके गले या उनको नहीं अनुभव करने दिया। कारण भी है, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ये समझे कि हम कोई अछूत जाति से आए हैं या कोई हम इससे हैं। लेकिन बाबा साहब की अहमियत और बाबा साहब का जो महत्व है हमने अपने बच्चों में ठीक ढंग से नहीं उतारा है, और उसकी कमी अब हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे संगठन इतने होने के बाद में भी हमें उस तरह का नेतृत्व और उस तरह का अनुभव नहीं मिल रहा है कि जो खुद से आके आगे लड़े और इस मूवमेंट को और मजबूत बनाए। जब आप, एक उदाहरण मैं दूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब प्रमोशन से, पदोन्नति से आरक्षण खत्म कर दिया गया, तब लोगों में जागरूकता पैदा हो गई। तब लोग अब जागने लगे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ में आवाज़ उठाने लगे हैं। कहीं उस परिस्थिति का हम इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालें, बाबा साहब डालें। बाबा साहब का अगर कुछ भी पल हम उनमें डाल सकते हैं तो ज़रूर अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये मेरा दावा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है सामाजिक तौर पे काफ़ी कहे जाते हैं या समझाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूलतः जो पहचान है वो एक इकोनॉमिस्ट है। हमारे देश में कई इकोनॉमिस्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव उनके द्वारा नहीं आया कि समाज के आर्थिक स्थिति में पूरी तरह बदलाव आ जाए। हमारी समाज के लिए वास्तव लगता है, क्योंकि हमारी जो भागीदारी है और हमारी जो शिक्षा की अभी प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। और अगर ये ग्लोबलाइजेशन और इन चक्कर में अगर ये देश पड़ा तो हमारे लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। चंद लोगों को फ़ायदा होगा, हो सकता है हमारे जैसे लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है और उसका किस तरह से फ़ायदा लेना है, हम अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी सोचें जो आज हमारे परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इन SC/ST, हाउ मच इट इज़ एंड वेयर वी स्टैंड एंड वेयर अदर्स स्टैंड, when they are going to take the benefits of all the globalization, whether we can run in that race। और हर तरह से एक प्रलोभन दिखा के अलग अलग तरीके से हमें पीछे रखने का ये सब षड्यंत्र है।
पहले ईमानदारी से हमारे पास जो संविधान है उसको अगर पूरी तरह से लागू करके जो एक निचले स्तर तक का जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो तो पहुंचा नहीं है, और तरह तरह की बातें की जाती हैं, उससे क्या मतलब है? कहीं मेरे जहन में एक सवाल ऐसे बार बार आता है, वो शायद वो मेरी व्यक्तिगत सोच भी हो सकती है, लेकिन एक बात, किसी भी व्यवस्था में जब हम बुद्धिजीवी वर्ग के तौर पे खड़े हो जाते हैं तब समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ये हो जाती है। तो आज क्या हो रहा है कि हमारा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास किसी एक व्यवस्था को दोष तो दे रहा है कि इस वजह से या इनकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन बाबा साहब ने व्यवस्था को दोष देते हुए कुछ निर्माण भी किया जो समाज के हित में हो, समाज के विकास में वो कुछ दिशा बन जाए। तो आज ये मिडिल क्लास समाज के उत्थान की दिशा में बढ़ते हुए कुछ करते हुए दिखता है आज आपको? मैं बड़े दुख के साथ कहूँगा कि कुछ लोग, यानी अगर आप मिडिल क्लास को मानते हैं तो मिडिल क्लास का 10 से 15% तो इस सोच में है कि हमारे लोग पीछे हैं और हमें उन्हें किसी न किसी तरह से मदद पहुंचानी चाहिए, लेकिन 85% लोग आज जो खाने पीने से रहने से संतुष्ट हो गए हैं, उनका समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। वो अपने परिवार में ही खाली व्यस्त हैं, लेकिन आप अगर इनका कंपैरिजन दूसरे समाज से करेंगे तो उनका सोचना अलग है। बाबा साहब ने जो किया था पे बैक टू सोसाइटी, हम उसको कहीं भी लागू नहीं करते हैं। आज हमारे बहुत से धनाढ़ लोग हैं जो कि हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नज़र नहीं आती है। उनको लगता है कि हम आज जो कुछ हैं, यानी मैं अगर चीफ मैनेजर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बल पर हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर पैदा नहीं हुआ होता तो शायद हम आज भी वही होते जो उस ज़माने में थे। और ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चिंता की विषय है, और उसी लिए मैंने कहा कि हमारा जो भावी पीढ़ी है, जब हम खुद उस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं तो भावी पीढ़ी को हम कहाँ तक सिखा सकते हैं, और इसके बाद जो परिणाम होगा बहुत ही बुरा होने वाला है। अगर हम आज भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। क्या इस चीज़ का प्रारंभ यूनियन बैंक के SC/ST एसोसिएशन करने जा रहे हैं? सर, हमें जहाँ तक संभव है हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक है हम समाज में भी पहुँचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के रूप में अब हर साल हम एक स्लम एरिया में जाते हैं, एक ट्राइबल एरिया में जाते हैं, वहाँ के स्कूल का परीक्षण करते हैं। चूँकि हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारा थोड़ा कुछ देना है, हम बैंक की तरफ से भी वहाँ तक फाइनेंस पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे उसका लाभ लें। पिछले साल हमने मोहल्ले विलेज करके आसन गांव में है, वहाँ पर पुस्तक विवरण के नाम पे कार्यक्रम रखा, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को 6 नोटबुक, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सी नोटबुक हमारी पड़ी हुई हैं। अभी हमने हाल ही में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया। 6 नोटबुक देने से उन बच्चों का कोई बहुत बड़ा उद्धार नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा मकसद है कि बैंक मैनेजमेंट में पहले चीज़ है कि मैं एक लीडर हूँ तो ये बताऊँ कि हमारा समाज आज कितने पीछे है और आप एज ए बैंकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब हम उनको वहाँ पर लेके जाएंगे तब उनको उन परिस्थितियों का पता चलेगा, और कुछ लोगों के मन साफ होते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ मदद मिलेगी। ये उद्देश्य से हमारा एक प्रयास रहता है कि हम उनको बताएं कि ये चीज़ है। क्योंकि मैं कहूँगा कि पिछले साल जब मैं मोहल्ले में गया था, वहाँ पे हमारे जनरल मैनेजर श्री जैन साहब को लेके गया था। उन्होंने जब स्कूल की हालत देखी तो वहाँ पर बच्चियों के लिए उन्होंने टॉयलेट और हर क्लास में पंखे, ट्यूबलाइट, करीब 1,80,000 का उन्होंने फंड उस दिन डोनेट किया, और वो स्कूल साफ़ सुथरा और अच्छा हुआ। तो एक छोटा सा हमारा प्रयास इस छोटी सी संगठन की तरफ रहता है। इस बार हम अपने CMD को ले जाने में सक्षम हुए। चेयरमैन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैव इनॉग्रेटेड, ये जो नोटबुक आप देख रहे हैं ये चेयरमैन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वहाँ पर इनॉग्रेट किया और बच्चों से रूबरू की, और उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए। बच्चों की आवाज़ से आई कि हमें सबको एक एक कंप्यूटर चाहिए। तो उन्होंने कहा हम कंप्यूटर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि आपकी चलाने के लिए ज़रूर हम आपको उस व्यवस्था करेंगे, और हम उस इसमें प्रयासरत हैं। और आज ही हमने अपनी मीटिंग में डिसीजन लिया कि जो रमाबाई के जो संगठन के तहत हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, उनको बुलाओ और एक आइडेंटिफाई करें जिससे हम एक इंटरनेट की व्यवस्था कर सकें, अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर दे सकें और क्लास दे सकें, जिससे कम से कम कुछ बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में उस सुविधा से रूबरू हों और उनको पता चले कि कंप्यूटर क्या चीज़ होता है।
तो ये एक छोटे छोटे प्रयास हैं जो कि हम करने की अपनी संगठन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर कामयाबी मिली तो हम बड़े भी ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। और हमारी टीम जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की टीम है, इस समय पूरे तन मन धन से मेरा और मेरे संगठन का सबका साथ दे रहे हैं और हम लोग उसमें कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा काम करें। थोड़ा सा हट के सवाल मैं करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ये पूरी तरह मानव समाज के कल्याण का विचार है, और मानव समाज के कल्याण का विचार ये पूरे देश में आज तक छा तो गया है, मगर वो अन्य किसी क्षेत्र में उस विचार के तहत कुछ बहुत तब्दीली आ गई है, ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको, या वैसी कोई संभावना है? संभावनाएं तो कभी छोड़ी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं नकारात्मक सोच से बिल्कुल परे हूँ। अभी जो चल रहा है इसमें हमारा सही रूप में अगर देखा जाए तो कोई पॉलिटिकल नेतृत्व तो आजकल पूरे देश में बचा नहीं है, और इसके लिए एक पहल की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आप सत्ता पर जब बैठोगे तब लोगों को न्याय पहुंचा सकोगे। तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम उस दृष्टि में सोचें। इस समय हम अपने आप को एक अनाथ महसूस करते हैं। हमारे जो भी लीडरान हैं वो अपने स्वार्थ में इस समय बिजी हैं और उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, और जबकि दूसरा समाज उस पर पूरी तरह से जागरूक है और वो कभी इन विषयों को लागू नहीं होने देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, आपके कहने के अनुसार पूरे देश में सबको पता है, लेकिन उसको दबाने के लिए भी जो तंत्र इस देश में है वो पूरी तरह से प्रभावी है। इसलिए हमारा जो इफ़ेक्ट है वो नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए हम इन छोटी छोटी संगठनों से ये कोशिश करें कि हमारा एक नेतृत्व बिना स्वार्थ का पूरे समाज की भलाई के और बाबा साहब के विचारों के प्रसार के लिए अपने फ़ायदे को न देखते हुए अगर आगे आए तो ही कुछ इसमें संभव है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक उदाहरण दिया, आज हम नौकरी में हैं, हमारे पेट भर रहे हैं, इसके लिए हमें बाकी की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। जब यही चीज़ें छीन जाएंगी तब पता चलेगा कि बाबा साहब क्या चीज़ है और क्या नहीं है, और तब हम फिर कोशिश करेंगे, बाबा साहब को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब कहाँ हैं। आने वाले समय में समाज और संगठन जो बुद्धिजीवियों का संगठन है, एसोसिएशन होगी, इनके बीच में जो कुछ अंतर है वो अंतर कुछ कम करने का कोई मार्ग जिसे कह सकते हैं हम, वो आपके संगठन के द्वारा या एसोसिएशन के द्वारा उस पर कुछ पहल हो रही? मेरे ख्याल से इसके लिए आप लोग ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, और आजकल हमारे चैनल्स आने लगे हैं। बुद्धा चैनल पे भी कई चीज़ें अच्छी बातें बताई जाती हैं। आपका भी ये जो चैनल चल रहा है ये बहुत अच्छा रोल, मेरा पूरा आशान्वित हूँ कि इस तरह के अगर मीडिया द्वारा जो चीज़ें पसराई जाती हैं, आज मीडिया का काम क्या होना चाहिए, जिसे हम इस देश का तीसरा स्तंभ मानते हैं, वो पूरी तरह से हमारे लिए नकारात्मक है। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम अपने आप जैसे लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसारण और जो हमारी गलतियां हो रही हैं, जो हमें पीछे लेने के लिए जो चीज़ें जवाबदार हैं, इसका अगर सही रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो ज़्यादा एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। हम अपने फिजिकल टच से जितना कर सकते हैं उतना तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार में कई करोड़ लोगों तक पहुंचती है, और इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीज़ें अगर हो गई और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया तो मेरे ख्याल से परिवर्तन फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ज़रूरत है अब जैसे लोगों का जो आप कर रहे हैं इसकी भी बहुत बहुत आवश्यकता है। एक हम मीडिया के माध्यम से जब कोई भी मुलाकात लेते हैं तो हमारा भी उद्देश्य उसमें रहता है कि स्वतंत्रता जो मुलाकात दे रहे उनको भी होनी चाहिए। इसके बावजूद आप हटके कुछ आपकी ओर से कहना चाहते हो किसी भी संदर्भ में? मेरा तो यही सबसे कहना होगा कि आज हम जिस गुलामी के बंधन से बाबा साहब ने हमें मुक्ति दिलाई, आज भी हमारा समाज उस गुलामी के बंधन से निकल नहीं पा रहा है, और बार बार हम इस देश के जो कि हमें पीछे ले जाने वाली चीज़ें हैं उस मान्यताओं में फंसे हुए हैं। बाबा साहब ने हमें मुक्ति का बंधन, जिस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उस दिन से हमें एक तरह से पूरी आज़ादी दी थी, और हम बाबा साहब को टुकड़ों में हमें नहीं मानना चाहिए,
कि आज बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम बहुत आगे हो गए, और बाबा साहब ने कोई धर्म दिया तो हमारे लिए वो कड़वे की घूंट है और हम फिर उसी गुलामी में पड़े रहें। मेरे ख्याल से इस बंधन से हमें कहीं बाहर निकलना होगा। और बाबा साहब की जो पूरी सोच है, शिका, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, तब जाके ये पूरा होगा, अदरवाइज़ बहुत ही हम पीछे रह जाएंगे। फिर से मेरा सभी भाइयों से यही अपील होगी कि आप इस तरह का वातावरण हो कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो बुद्ध के विचार हैं, इस पूरे देश में फिर से हों। और भारत जो इस समय अशोक सम्राट के समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कोई वजह नहीं थी, उस समय के धर्म उसके लिए बहुत बड़ा जवाबदार था। जो धर्म सिखाता है, जो बाबा साहब ने अपनाया, उसे बहुत छान कर और बहुत मेहनत के साथ में उन्होंने उसे बहुत सोच समझ कर अपनाया। अगर बाबा साहब को कहीं पैसे की लालच होती और कुछ होती तो पता नहीं किन अमीरों में आज गिने जाते थे। लेकिन बाबा साहब ने सबको छोड़कर हमें एक इस देश में पैदा हुआ बौद्ध धर्म दिया, जिसे हम आज भी समझने में असक्षम हैं, और आज हम गुलामी की बीड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन होगा कि बाबा साहब को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए, खाली अपने फ़ायदे के लिए उनके आरक्षण को लाभ लेके हम खाली आगे बढ़ें, इससे कहीं बाहर आना होगा। और बाबा साहब की पूरी तरह से हमें जानने की ज़रूरत है। लीडर को लीडर होना चाहिए, जो बात बाबा साहब ने कही थी, उस बात को साबित की है आज अपने अनुभव के द्वारा, आज अपनी बात के द्वारा। किसी सरकारी संगठन में अधिकारी के स्तर पे काम करने के बावजूद काफ़ी सटीक जवाब इन्होंने अपने इस मुलाकात में व्यक्त किए हैं, काफ़ी सटीक विचार व्यक्त किए हैं। तो ये लीडर होने का जो लक्षण है, वही आज उनको नेतृत्व के स्तर पे लेके आया है। और हो सकता है आगे चल के जायसवाल साहब पूरे देश के संगठन की बागडोर संभालेंगे, यही हम अपेक्षाएं करते हुए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम सर, जय भीम।